नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 की जो आपकी नई बुक आई है, इसकी हम अध्याय 1 से लेकर 5, जी हाँ दोस्तों, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 सभी पांचों पाठों के उत्तर हम इसी एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। आपको सभी प्रश्नों के सही उत्तर यहाँ पर आपको दिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न 1 हमें दिया है, सन 700 से 1700 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी की अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सा, रेहेट, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अभिलेखागार में रखा जाता था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विदेशी, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं हमने यहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। यहाँ पर हमें दिया है 700 से 1750 तक ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लिखेंगे, पहला सिंचाई में रेहेट का प्रयोग, सेकंड कताई में चरखे का प्रयोग, थर्ड बारूद वाले हथियारों का प्रयोग, फोर्थ लोग आलू, मक्का, मिर्च, चाय की खेती करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, अभिलेखागार से क्या आशय है? अभिलेखागार का हमें अर्थ बताना है। तो इसको उत्तर में आप लिखेंगे, वे स्थान जहां पर जो पुराने दस्तावेज होते थे, जो पुराने पांडुलिपियां होती थी, उनको संग्रहित करके रखा जाता है, उन्हें हम अभिलेखागार कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर प्रश्न क्रमांक 6 है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, है ना? जब इतिहासकार पांडुलिपि का उपयोग करते थे तो उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, एक समय अंतराल में एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग होगी, जिससे इतिहासकारों को समझने में समस्या उत्पन्न हुई। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, पहला पॉइंट सिंचाई के लिए रेहेट का प्रयोग, दूसरा कताई के लिए चरखे का प्रयोग, थर्ड बारूद बनाने वाले हथियारों का प्रयोग, फोर्थ लोग आलू, मक्का, मिर्च की खेती करने लगे। अब 8वां क्वेश्चन है, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो उत्तर है, सभी जातियां सदस्यों के व्यवहार नियंत्रण के लिए नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इस सभा को जाति पंचायत कहा जाता था। गांवों पर मुखिया का शासन होता था। 9वां क्वेश्चन है, पर्यायवाद से क्या तात्पर्य है? इसको उत्तर आप लिखेंगे, पर्यायवाद से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है ना। पर्यायवाद से हम समझ सकते हैं कि लोगों की जीवन शैली किस तरह की होती थी। 10वां क्वेश्चन है, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों, अमीर खुसरो ने बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप इस अभ्यास पुस्तिका के PDF को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024 क्लास 7 सोशल साइंस PDF। इतना आप लिखेंगे, बिल्कुल एक स्पेलिंग सही लिखना है और सर्च आप करेंगे तो आपके सामने देखिए एक वेबसाइट आएगी mpboardofficial.com की। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी। आप इसकी PDF को, पूरी बुक के सॉल्यूशन की PDF, पूरा बुक का संपूर्ण हल है, इसके PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे।
तो आपको सिर्फ mpboardofficial.com वाली साइट पर ही क्लिक करना है। इसके अलावा दूसरी साइट पर आप क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो जाइए और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, लोगों में दैविक आस्था का चलन था, हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व बढ़ा। इस काल में भक्ति आंदोलनों का महत्व बढ़ा। इसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय युग को 3 भागों में बांटा, पहला हिंदू, दूसरा मुसलमान, थर्ड ब्रिटिश। इसके बाद 13वें क्वेश्चन में हमें प्रोजेक्ट कार्य को सोल्व करना है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला हमें क्वेश्चन दिया है, आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारत की चित्र एकत्रित कीजिए व उसके बारे में निम्नांकित विवरण लिखिए। पहला है, इमारत के निर्माण कब हुआ। तो इसका उत्तर होगा 1632 ईस्वी में। इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ताजमहल के बारे में, ठीक है। तो दूसरा है, निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो देखिए दोस्तों, ताजमहल के निर्माण जो है शाहजहां द्वारा कराया गया था। थर्ड है, इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया। तो इसका उत्तर होगा संगमरमर पत्थर और लाल पत्थर। इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है, सुंदर कारीगरी। इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है। उत्तर, पर्यटन के लिए। इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है। उत्तर, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। इमारत के चित्र बनाइए ताजमहल। तो देखिए दोस्तों, ताजमहल का आपको चित्र बना देना है गूगल से देखकर। तो देखिए आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर ताजमहल की फ़ोटो आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप चित्र बना सकते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको ड्राइंग बना देनी है ताजमहल की, ठीक है। अब देखते दोस्तों हम यहाँ पर, अब हम आ गए दोस्तों अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2 का नाम है राजा और उनके राज्य। तो यहाँ पर हम बढ़ते प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। इस क्वेश्चन है, राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम। इसके बाद प्रश्न 2 है, चोल काल में नाडु कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा गावों के समूह को। थर्ड है, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर, इसका उत्तर आप लिखेंगे कन्नौज। कन्नौज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 का नाम क्या है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4 है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई थी। इसका उत्तर होगा बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। उत्तर, जब यह अनुष्ठान किया जाता था तो यह माना जाता था कि जन्मा क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 है, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। उत्तर, चौहान शासक दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। इन्होंने अपना राज्य विस्तार गुजरात व पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक करना चाहा। प्रश्न 7 है, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया। उत्तर, शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया गया। 8वां प्रश्न है, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों। उत्तर, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच संघर्ष होता रहा। प्रश्न 9, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी। उत्तर, पहला, भूमि का स्वामी होना चाहिए। सेकंड, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। थर्ड, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ,
ईमानदार होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 10 है, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? उत्तर, उरियार के चोल वंश से प्राचीन मुखिया परिवार के विजय पाल ने 9वीं सदी के मध्य में मोहिरियारों को हराकर कब्जा जमाया। इसके बाद 11वां प्रश्न है, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। प्रश्न क्रमांक 12, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? उत्तर, जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया गया, डेल्टा क्षेत्रों में बांध बनाए गए, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। प्रश्न 13, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहला, चोल शासकों ने 9वीं से, ठीक है, तो देखिए आप तीनों पॉइंट को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये आपका उत्तर आएगा। इसके बाद ये आपका अध्याय 2 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। प्रश्न 1 है, किसके शासन काल में मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूलते और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखते थे? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 2, किस इतिहासकार ने कहा है कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? उत्तर, मिनहाज ए सिराज। प्रश्न 3, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? उत्तर, अफ्रीका। प्रश्न 4, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? उत्तर, अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से। प्रश्न 5, रजिया के योग्य होते हुए भी उस सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? उत्तर, रजिया एक महिला थी और दरबारी जन भी उसके शासन करने से खुश नहीं थे, है ना। उसके खुद के शासन में रहने वाले लोग भी रजिया से खुश नहीं थे, इसलिए उसे सुल्तान के पद से हटा दिया गया। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? उत्तर, मोहम्मद तुगलक द्वारा अजीज खुमार नामक कलाल फिरोज हजाम मनका तब्बारण को उच्च पदों पर नियुक्त किए गए, जिसकी आलोचना वर्णी ने की। प्रश्न 7, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? उत्तर, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। प्रश्न 8, इस काल में इक्तदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था? उत्तर, मुक्ति का प्रमुख कार्य था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। प्रश्न 9, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, खिलजी के शासनकाल में राजस्व का निर्धारण और वसूली का काम अपने हाथ में ले लिया, सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया तथा उन्हें भी कर देने के लिए बाध्य किया गया। प्रश्न 10, शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। उत्तर, शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक एक प्रबंधक के रूप में काम किया। इसके बाद उसने हुमायूं को में हराया। उसने दिल्ली पर कब्जा करके स्वयं का राजवंश घोषित किया। शेरशाह सूरी ने 15 वर्ष शासन किया। प्रश्न 12, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? तो इसका उत्तर दोस्तों आप यहां से लेकर यहां तक पूरा लिख देंगे। तो दोस्तों ये आपका अध्याय 3 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर। अध्याय 4 का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। प्रश्न 1 है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था लिखी जाती थी। इसका उत्तर होगा राजस्व व्यवस्था। प्रश्न 2, 1526 में मुगल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था? उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। प्रश्न 3, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा अबुल फजल।
प्रश्न 4, मुगल कौन थे? इसका उत्तर होगा मुगल दो महाशासक मंगोल के शासक चंगेज खान और तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। मंगोल के निवासी होने के कारण उन्हें मुगल कहा जाता था। इसके बाद प्रश्न 5 है, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? तो उत्तर लिखेंगे बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। प्रश्न 6, मनसबदार से क्या आशय है? लिखिए। उत्तर, मुगल शासक जिन लोगों को पदों पर नियुक्त करते थे उन लोगों को मनसबदार कहा जाता था। प्रश्न 7, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, मुगलों की आमदनी का प्रमुख आधार कृषि से मिलने वाला राजस्व था। गांवों से राजस्व इकट्ठा करने के लिए हर गांव में मुखिया रखा जाता था। इस मुखिया का कार्य राजस्व इकट्ठा करके सरकार को देना था। प्रश्न 8 है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? उत्तर, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, जिसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में मिलता है। प्रश्न 9, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 15 सूबों में विभक्त कर दिया था। सूबों को सरकार परगना गांवों में बांट दिया गया। इनका कार्यभार उनके अनेक अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था। प्रश्न 10, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। उत्तर, नूरजहां का चरित्र और व्यक्तित्व प्रभावशाली था। जहांगीर के शासन काल में नूरजहां सम्राट की प्रमुख सलाहकार थी। राजनीति प्रशासन के अलावा उसे साहित्य से प्रेम था। उसे वैभव प्रदर्शन में भी रुचि थी। प्रश्न 11, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, अकबर ने सभी धर्मों के समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाकर एक नया धर्म चलाने का विचार बनाया। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म चलाया। यह कोई नया धर्म नहीं बल्कि अकबर के स्वयं के विचार थे। प्रश्न 12, मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं थी? लिखिए। उत्तर, मनसबदार सम्राट के प्रति जवाबदेह थे, जबकि जागीरदार क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था के रख रखाव के लिए जिम्मेदार थे। दोस्तों, ये आपका अध्याय 4 यहाँ पर कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर। अध्याय 5 का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, गढ़कटंगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसका उत्तर होगा, है ना, नाम से स्पष्ट है, स्थानांतरित यानी कि जगह बदल कर खेती करना। प्रश्न 3 है, 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, आसिफ खान। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 14 है, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? उत्तर, मुगलों द्वारा सन 1662 ईस्वी में भीर जुमला के नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला कर दिया था। प्रश्न 5, जनजातियां अपना जीविका पार्जन किस प्रकार करती थी? उत्तर, जनजातियां अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती किया करते थे। कुछ लोग शिकारी, संग्राहक तथा पशुपालन करते थे। प्रश्न 6, खानाबदोश किसे कहा गया है? उत्तर, खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। इनमें से कई लोग चरवाहे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। प्रश्न 7, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है? उत्तर, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बेलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। वे सेना के लिए खाने पीने के सामान की धुलाई भी करते थे। प्रश्न 8, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? उत्तर, रानी दुर्गावती के पति दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाने के कारण
रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। प्रश्न 9, स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है? उत्तर, लोग जंगल को काटकर खेती करते हैं। जब इस क्षेत्र की उत्पादकता कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़ देते हैं और नई जगह पर जंगल काटकर खेती करते हैं। यही प्रक्रिया दोहराते हैं। प्रश्न 10, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगी थी? उत्तर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इन सभी के रोजगार में वृद्धि हुई। अतः वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। प्रश्न 11, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? उत्तर, अहोम में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। प्रश्न 12, गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था? समझाइए। उत्तर, अहोम में हाथियों को पकड़ने और निर्यात करने का व्यापार किया जाता था। इस व्यापार से वहां के लोगों ने काफी धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडा को हराया तब सोने के सिक्के हथियार लिए। इस प्रकार गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं समाज विज्ञान एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका की नई जो बुक है उसके पार्ट 1 से लेकर 5 तक के संपूर्ण हल को देख लिया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तो तक लीजिए जय भारत।